तो पीरियोडिक टेबल आप सबने पढ़ रखा है। जो पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं जो ग्रुप में और पीरियड में अरेंज हैं वो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं इनकी, देखो आप। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, हालांकि सारी प्रॉपर्टीज ही इंपॉर्टेंट है बट फर्स्ट वन इज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अनदर वन इज द पेनिट्रेशन इफेक्ट, एटॉमिक रेडियस, आयनिक रेडियस एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। ये सिर्फ इतना ही नहीं है, आगे भी है। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आप बोर हो जाओगे। ठीक है, तो हम इस वीडियो में सिर्फ एक स्पेसिफिक टॉपिक पे बात कर रहे हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और थोड़ा बहुत पेनिट्रेशन इफेक्ट के ऊपर। ठीक है, और इस पे बेस्ड फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे लास्ट में जब आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझ में आ जाएगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ में ही उसका यूज़ है। आप जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ना शुरू करोगे वहाँ पर भी आपको अगर ये प्रॉपर्टीज़ क्लियर नहीं होंगी दिमाग में तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं बनेंगे। तो ये बेसिक है, यहाँ पे पता होना अपन को ज़रूरी है, ये 12th में भी फिर अपन को यूज़ आता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम फिर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से। ठीक है, पहली चीज़ जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है तो सबसे पहला क्वेश्चन हम व्हाट से शुरू करते हैं कि व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर जनरली मुझे बोलना है, ये जनरली मुझे समझना है अगर किसी से भी, तो मैं पहला क्वेश्चन तो यही करूँगी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। ठीक है, तो मेरा आंसर भी फिर सीधा साधा सा होना चाहिए कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, कि यहाँ पर बात किसकी हो रही है, पूरी पूरी न्यूक्लियस की बात हो रही है। एटम, एटम के अंदर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के पावर को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, पावर ऑफ न्यूक्लियस, उसमें कितनी क्षमता है, कितनी कैपेबिलिटी है, कितना पावर है, वो हो गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो ये जो आपको डंबल लिया हुआ व्यक्ति दिख रहा है, इससे यहाँ पर हम सेटिस्फाई नहीं हो सकते कि हाँ यही है पावर ऑफ न्यूक्लियस, खत्म हो गई कहानी, नहीं, ये जस्ट स्टार्टिंग है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है उसके पावर को हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है, ये भी क्लियर होना चाहिए अपन को। तो जब भी हम कभी भी एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Z से। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हम बोल रहे हैं तो मतलब हम क्या बोल रहे हैं, एटॉमिक नंबर की ही बात कर रहे हो आप। ठीक है, तो हम अब इस पूरी चीज को किससे समझेंगे, हम समझेंगे एक एटम से। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन ये क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर की बात की हमने। कहाँ पर रहते हैं न्यूट्रॉन प्रोटॉन, न्यूक्लियस में रहते हैं। ठीक है, तो अब हम एक स्ट्रक्चर कंसिडर करते हैं, उससे आपको इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज समझाएंगे। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर, राइट। ये जो स्ट्रक्चर है वो एटम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये अंदर वाला क्या है, न्यूक्लियस है, Z से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। Z किसका सिंबल है, यहाँ पे सिंबलाइज कर रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर को। ठीक है, हम आपको एक चीज पता है कि अंदर तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं लेकिन जो बाहर वाला शेल है उसमें क्या रहते हैं, इलेक्ट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। तो एक शेल ये हो गया, फिर K शेल, L शेल, ऐसे करके आपने पढ़े हैं, या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अकॉर्डिंग पढ़े हैं आपने कि एक शेल ये हो गया, दूसरा शेल उसके बाद बनेगा एंड सो ऑन। इन शेल में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर पूरा सर्कल ना ड्रॉ करके इस तरीके से ड्रॉ कर रही हूँ, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये हो गया एक शेल, ये हो गया अनदर दूसरा शेल और ये हो गया तीसरा शेल। ठीक है, ये एक मैंने ड्रॉ किया है। अब या तो ऐसे बना लें या तो फिर ऐसे बना लें, आप ऐसे ही बना के पढ़ते हो, मतलब मैं जो आपको बोलना चाह रही थी मैं पूरा गोल गोल सर्कल ना बना के मैंने। ठीक है, अब ये हो क्या गया, ये तो न्यूक्लियस हो गया, हमने इसकी बात कर ली, सीधे सीधे ये न्यूक्लियस है। फर्स्ट चीज कि अब ये जो शेल बने हैं इनको हम किस टर्म में यूज करते हैं, हम क्या वर्ड बोलते हैं, सिर्फ शेल बोल के छोड़ देते हैं क्या, नहीं, जो सबसे बाहर वाला शेल है उसको बोला जाता है अल्टीमेट शेल। ठीक है, ये सब नाम टर्म पता होना चाहिए क्योंकि रीड करोगे तो समझ में आएगा ना। और उसके ठीक पहले वाला को हम क्या बोलते हैं, हम इसे कहते हैं पेनल्टीमेट शेल एंड द इनर वन इज नोन एज एंटी पेनल्टीमेट। तो क्या किस तरीके किस ऑर्डर में हो गया ये, APU, एंटी पेनल्टीमेट, पेनल्टीमेट एंड अल्टीमेट शेल। ठीक है, तो ये सबसे इनर वाला हो गया, ये फिर बीच वाला हो गया, ये बाहर वाला हो गया। ये अल्टीमेट शेल को आप वैलेंस शेल भी कह सकते हैं। अक्सर आप पढ़ते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस शेल, आप उसको उस शेल के इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करो जो सबसे बाहर में हो या वैलेंस शेल में हो। तो अल्टीमेट का दूसरा नाम क्या है, वैलेंस शेल। ठीक, नेक्स्ट बात ये आती है कि ये जो शेल हैं वो किस लिए हैं, ऐसे ऐसे डले हुए हैं क्या, बने हुए हैं ऐसे, नहीं, इनका भी कुछ ना कुछ रीजन होगा या कुछ ना कुछ यूज होगा। तो ये शेल क्या करते हैं, ये अपने पास रखते हैं इलेक्ट्रॉन को। ठीक है, जिस तरीके से ये जो न्यूक्लियस है वो अपने पास किसको रखता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन को। तो शेल किसको रखते हैं,
शेल रखते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, ये हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ऐसा नहीं कि 3 ही होते हैं, मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है कि इतने इतने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कुछ अल्टीमेट में है, कुछ पेनल्टीमेट में है, कुछ एंटी पेनल्टीमेट में है, ठीक है। अब आपको पता है कि देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, बाहर वाले शेल की बात कर रही हूँ, इस पर फोकस करना जहाँ पे ये घूम रहा है कर्सर गोल गोल, ठीक है। ये वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, प्रोटॉन के पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो ये क्या करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। ये प्रोटॉन जो है वो सोचेगा कि जो बाहर वाला वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है, या मैं कहीं कभी बोलूँ, अब बाहर से कंफ्यूज मत होना, क्योंकि सबसे बाहर यही है, तो सबसे पहले अपन इसी की बात करेंगे। तो ये प्रोटॉन की कोशिश क्या रहती है हमेशा, कि मैं इलेक्ट्रॉन को खींच लूँ, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपनी पूरी ताकत लगाता है, इसी को तो हमने बोले ना अभी, पावर ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस क्या करेगा, पूरी ताकत लगाएगा कि वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास खींच ले, राइट। इसी जो खींचने वाली प्रोसेस है, इसी को हम बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो ये हो गया आपका क्या, इसको हमने कंसीडर कर लिया अभी F1। ये F1 क्या है, ये न्यूक्लियस का पावर है, जो ये F1 क्या है, न्यूक्लियस का पावर है। ये F1 क्या है, न्यूक्लियस का पावर है, जो कि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन को खींच के रखना चाह रहा है, अपनी तरफ खींच लेना चाह रहा है, ठीक है। क्यों खींचना चाह रहा है, क्योंकि उसके पास पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज है, तो वो अपने ऑपोजिट वाले चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। अब तो भाई इसने तो पूरी ताकत लगा दी, लेकिन हुआ क्या, नेक्स्ट ये आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, और ये दोनों इतने जलकुकड़े इलेक्ट्रॉन हैं कि इन लोग क्या कर रहे हैं, जो बाहर के शेल में इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है, इसके पास भी नेगेटिव है, इसके पास भी नेगेटिव, आपको पता है। तो अब ये दोनों सब क्या हो गए, सिमिलर चार्ज के हो गए, तो इन लोग क्या करेंगे, रिपेल करने लगेंगे, इसको दूर भगाएंगे, ढकेलेंगे, तुम भगो यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, रिपल्शन की कंडीशन है, और बीच में क्या हो रही है, अट्रैक्शन की कंडीशन हो रही है। अब ये दोनों रिपल्शन अट्रैक्शन जो है वो क्या करेगा, ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है उसके बीच के फोर्स को रिड्यूस कर देगा, ठीक है। तो देखा जाए तो कुल मिला के 2 फोर्स लगे, पहला फोर्स लगा न्यूक्लियस और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में, और दूसरा फोर्स लगा ये जो इलेक्ट्रॉन ठीक अल्टीमेट के पहले वाले शेल में, तो वैलेंस शेल के जो अंदर वाला शेल था पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट में, वो क्या कर रहे हैं, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को ढकेल रहे हैं कि तू जा भैया, जी ठीक है। एक ही चार्ज के हैं दोनों, एक ही नेचर के हैं, तो उसको आने नहीं दे रहे। तो हमारे पास 2 फोर्स हो गए, F1 और F2, ठीक, राइट। हियर F1 इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, F1 किसको हमने मान लिए, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड F2 हमने क्या बोल दी, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ये रिपल्शन जो रिपल्शन क्रिएट कर रहा है वो कौन क्रिएट कर रहा है, रिपल्शन क्रिएट कर रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन जो कि पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल में है, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहाँ से आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर से आ रहा है, ठीक है। न्यूक्लियस का पावर, इसी को Z इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है, पावर ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब इसको हम थोड़ा मैथमेटिकली आगे तक समझे तब आपको हम समझा पाएंगे पूरी बात, आगे एक और टर्म आने वाला है। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है, इसी को मैं हम अगर आधा ऐसे काट दें तो हमने देखा जाए तो ये बना दिया, ठीक है। अब काटेंगे तो बोलोगे ये गायब हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इसको बना दिया गया। अब देखो थोड़ा मैथमेटिकल, अब ये जो F1 F2 है, हम इसको F1 F2 ना लिख के हम इसको कैसे बोल सकते हैं कि F रिजल्टेंट जो है वो क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 हो जाएगा, ठीक है। या अब क्योंकि हम यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ रहे हैं, तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग F रिजल्टेंट मैं यहाँ पर लिख दूँ F इफेक्टिव, तो F इफेक्टिव क्या हो गया, ध्यान से सुनो, F1 माइनस F2 हो गया, ठीक है। F1 माइनस F2 मतलब ये वाला, ये जो फोर्स लग रहा था यहाँ से लेके यहाँ तक का, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का फोर्स, और ये वाला फोर्स रिपल्शन वाला, अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों का सब्ट्रैक्शन, F इफेक्टिव हो गया। तो हम सबको पता है कि फोर्स F जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्यों, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर Z इफेक्टिव के टर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ध्यान से समझो, न्यूक्लियस का पावर, ठीक है। हम ये टर्म यूज करते हैं Z जहां पे भी आता मतलब एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात हो रही है। तो ये Z इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z माइनस सिग्मा, मतलब ये वाला Z और माइनस सिग्मा। अब सिग्मा क्या है अब आपको समझाते हैं, तब पूरी चीज समझ में आएगी, नहीं तो क्लियर नहीं होगा। अब ये जो हमने लिखा Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा, यहाँ पर आपका सिग्मा क्या है, देखिए ये देखो, आप थोड़ा से पीछे जानते हैं अपन, ये आपको देख रहा है। अभी हमने क्या बोले कि 2 फोर्स लग रहे थे, F1 F2 लग रहा था।
अब ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये जो दोनों हैं, ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया, ये दोनों शेल इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने नहीं दे रहे हैं, मतलब कि न्यूक्लियस तक जाने नहीं दे रहे हैं। तो इन लोग क्या कर रहे हैं, बैरियर का काम कर रहे हैं। एक ये बैरियर है और एक ये बैरियर है, मतलब पेनल्टीमेट और एंटी पेनल्टीमेट शेल रोक रहे हैं इसको। तो ये क्या कर रहे हैं, एक प्रकार से शील्ड कर दे रहे हैं, ठीक है, स्क्रीन कर दे रहे हैं, इसको ढाक दे रहे हैं इसके इफेक्ट को, कि ताकि ये जो इसका अट्रैक्शन है यहाँ तक ये फील ना कर पाए या ना पहुंच पाए, ठीक है। इसी को हमने ऐसे लिखा है कि Z इफेक्टिव इज इक्वल टू Z माइनस सिग्मा एंड सिग्मा इज योर शील्डिंग इफेक्ट। आगे अभी आपको और क्लियर हो जाएगा, शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग कॉन्स्टेंट। बहुत सीधा साधा है, कोई भी पूछे शील्डिंग इफेक्ट क्या है, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या है, तो भाई एक बैरियर है किस किस के बीच में, एटॉमिक नंबर Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन और सिग्मा के बीच में। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट को हम डिफाइन कर दिए, डिक्रीजिंग द पावर ऑफ न्यूक्लियस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिग्मा बिटवीन आउटर इलेक्ट्रॉन एंड टेस्ट इलेक्ट्रॉन। बाहर वाला इलेक्ट्रॉन, ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन से कंफ्यूज मत होइएगा, जो बाहर के शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में, उसको हम टेस्ट इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं या आउटर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या हो गया, स्क्रीनिंग कांस्टेंट क्या करता है कि जो न्यूक्लियस है उसके पावर को कम करता है। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का काम क्या है, व्हाट इज स्क्रीनिंग कांस्टेंट और व्हाट इज अ फंक्शन ऑफ स्क्रीनिंग कांस्टेंट। मैं तो फंक्शन बता रही हूँ। तो स्क्रीनिंग कांस्टेंट का फंक्शन क्या हो गया कि ये जो न्यूक्लियस है उसके पावर को कम कर देता है। कैसे कम कर देता है, बीच में एक बैरियर लगा के, एक दरवाजा लगा के, एक विंडो लगा के, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो बीच में से एक बैरियर लगा दिया, उस बैरियर का नाम ही सिग्मा है। जिस सिग्मा है या हम बोल सकते हैं उसी को हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट बोलते हैं या शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट या बैरियर या दरवाजा ये क्या करेगा, ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अंदर वाला जो प्रोटॉन है या जो न्यूक्लियस है वहां पर उसको अट्रैक्ट होने नहीं देगा, ठीक है, उनके बीच का अट्रैक्शन खत्म करेगा, ये बोलना चाहिए। नाउ टू स्टडी इन डिटेल, ठीक है, एक बार और समझाती हूँ मैं आपको, थोड़ा सा डेमो देके तो आपको समझ में आ जाएगा, तो कंफ्यूजन होगा। तो ये हो गया एक दरवाजा, ये विंडो बोल दो, ठीक है। अब आप देखो कितना प्लेन विंडो है, ठीक है। ये विंडो जो स्क्रीन जो है बिल्कुल वो लग रही है, एकदम सिमेट्रिकल है, सब है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर अगर सन है, सन की लाइट आ रही है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर क्या लगा है, विंडो लगा है, विंडो क्लोज है आपको, ठीक। इस सन को हमने Z मान ली, बोल दी स्क्रीन या शील्ड, ये शील्ड का काम कर रहा है, मतलब कि ये कौन है। अब जब बीच में ये बैरियर आ जा रहा है तो अब यहाँ से जो लाइट जाएगी, एक तो पहली बात लाइट जा नहीं पाएगी, अच्छा खासा मजबूत सा बैरियर है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, टूटा फाटा, तो लाइट उस तरीके से जा नहीं पाएगी। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस Z माइनस सिग्मा हमारा हो जाएगा Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। मतलब जो न्यूक्लियस का पावर था वो क्या हो गया, स्क्रीन या शील्ड की वजह से घट गया, इज द Z इफेक्टिव। और सिंपली वी कैन ऑल्सो डिफाइन कि Z इफेक्टिव इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्रोटॉन Z एंड सिग्मा, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो डिफाइन Z इफेक्टिव एज डिफरेंस बिटवीन Z एंड सिग्मा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही कहलाता है Z इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। फोर्स है एक प्रकार का जो कि क्या कर रहा है, फोर्स नहीं शील्ड है जो कि फोर्स को कम कर रहा है। ये तो हो गया एक जनरल डायग्राम। अब नेक्स्ट डायग्राम पे आप आइए, सेम डायग्राम, एक क्या इसमें डिफरेंस है आपको समझना है। ये जो Z है, जो लाइट है, ये हो गया Z, ठीक है। इसको हमने क्या बोला थे, शील्ड या स्क्रीन। अब मैंने यहाँ पे एक टर्म यूज कर दी गुड शील्ड या गुड स्क्रीन, ठीक है। आप क्योंकि देख रहे थे कि अलग अलग अपने बनाए थे, पेनल्टीमेट बनाए थे, एंटी पेनल्टीमेट बनाए थे, तो इसको गुड शील्ड या गुड स्क्रीन बोल दिए। तो ये गुड शील्ड और गुड स्क्रीन का काम कौन करता है, ये करता है S और P, ठीक है। तो ये एक ऐसी विंडो है, ये किसकी विंडो है, ये S शेल है, S, ठीक है। फिर आप देखते हैं ना अपन कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना शुरू करते हैं, 1s2 2s2, तो इन लोग सब क्या है, शेल है। ये जो इतनी देर से बात हो रही है फिर भी मैं लिख दूं ताकि आप थोड़ा सा समझ जाओ। देखो 1s2 थोड़ा सा गड़बड़ लिख रहे हैं, ठीक है, एंड 2s2 सो ऑन। तो ये अपन जो लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2, पहले इलेक्ट्रॉन किस में गया, 1s में गया, फिर 2s में गया, फिर 2p में गया, ऐसे करके जाता है इलेक्ट्रॉन को। यहाँ पर अगर हम देखें, अगर ये S का शेल है, ठीक है, तो वो ज़्यादा उसकी जो विंडो होगी अच्छी परफेक्ट होगी, मतलब लाइट उसको क्रॉस नहीं कर सकती। जो S होता है वो क्या करता है,
एक अच्छा खासा शील्ड है, वो न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो उसके बीच में इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे और जो न्यूक्लियस होगा उसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका शेप है पहली बात स्फेरिकल है, दूसरी चीज़ क्या है कि वो न्यूक्लियस के बहुत पास है। कभी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो कभी भी एस पहले भरता है फिर पी भरता है, तो मतलब ये न्यूक्लियस के पास हो गया, ठीक है। तो एस जो है वो पी से ज़्यादा पावरफुल है। यहाँ से अगर आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करो तो कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एस जो है निकलने ही नहीं देगा। पी से भी ज़्यादा पावरफुल है, पी तो थोड़ा सा दूर होगा न्यूक्लियस से, ठीक है। पी की दूरी एस से जो पी की जो डिस्टेंस है न्यूक्लियस से वो थोड़ा दूर होगा, तो फिर भी उसका पावर कम होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, लेकिन एस का बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास का जेड माइनस सिग्मा, नो प्रॉब्लम। नाउ कमिंग टू द सेम डायग्राम, अब आप देखो कि मैंने भी फिर से वही ये स्क्रीन लेके आया है, बट अब इसमें तो आपको थोड़े थोड़े से स्क्वायर स्क्वायर दिख रहे हैं, स्पेस दिख रहे हैं, तो मतलब है कि कैसे खिड़की है कि इसमें स्पेस है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि अब हमारे पास जेड जो है, जो लाइट है, ठीक है, ये अब क्या हो गया, पुअर शील्ड या पुअर स्क्रीन बोलेंगे अपन को। वहां पे गुड लिखे थे, यहाँ पे पुअर लिख रहे हैं, मतलब कि ये बोल सकते हैं कि एस और पी जो है एक अच्छा स्क्रीन या शील्डिंग इफेक्ट है, ठीक है। अब पुअर होंगे आपके डी और एफ, ठीक है। अब भी देखो ये खिड़की कैसी है, कैसा विंडो है, ये ऐसा विंडो है कि इसमें छेदे 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 हैं, ठीक है, आपको दिख रहे हैं, काफी अच्छे खासे स्पेस है। इसका मतलब यहाँ से लाइट पास हो जाएगी, अब यहाँ से लाइट इजीली पास हो जाएगी, इसका मतलब जो न्यूक्लियस है वो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे उनको अट्रैक्ट कर लेगा, क्योंकि लाइट जो है वो आराम से निकल पा रही है क्योंकि खुला हुआ है, ठीक है। टूटी हुई खिड़की है आप इसको बोल लो, खराब पुरानी खिड़की, तो लाइट यहाँ से क्रॉस हो जा रही है, लाइट क्रॉस हो जा रही है, तो फॉर्मूला अभी भी Z माइनस सिग्मा ही है, बट फॉर डी एन एफ द स्क्रीन और शील्ड इज पुअर। तो आप ये कह सकते हैं कि डी और एफ शेल में अगर इलेक्ट्रॉन है तो वो पुअर शील्डिंग शो करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज कि वो न्यूक्लियस से बहुत दूर है, तो अगर डी शेल में अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है तो Z उसको आसानी से खींचने की कोशिश कर सकता है। क्यों कर सकता है? क्योंकि Z की खिड़की टूटी हुई है। तो D और F कभी भी आएगा तो आपको क्या याद रखना है कि पुअर शील्डिंग शो करता है D और F, क्योंकि बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो अट्रैक्शन की कोई बात ही नहीं, बीच में इतने सारे बैरियर हैं, तो उसमें कितनी मजबूती होगी, कोई मजबूती ही नहीं होगी। नाउ पेनिट्रेशन इफेक्ट है, नाम से समझ में आ रहा, पेनिट्रेशन, पेनिट्रेट करना मतलब कि घुस जाना, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट क्या होता है, न्यूक्लियस के पास, क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस, ठीक है। तो पेनिट्रेशन इफेक्ट, यहाँ पे हम पेनिट्रेशन का मीनिंग नहीं समझ रहे हैं, हम यहाँ पे केमिस्ट्री के टर्म में समझ रहे हैं, तो हम बोलेंगे न्यूक्लियस के कितना करीब है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्लोजनेस टू द न्यूक्लियस इज पेनिट्रेशन इफेक्ट हियर, राइट। अब अगर हम इसका ऑर्डर देखें, इसी की मैं बात कर रही थी, एस शेल पी डी एफ। हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले एस फिल होता है, फिर पी फिल होता है, एंड सो ऑन। तो जब आप एटम का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो न्यूक्लियस के बाहर सबसे पहले एस शेल आ गया, फिर पी आ गया, फिर डी आ गया, फिर एफ आ गया। तो जो डी और एफ है ये क्या है, पुअर शील्डिंग करते हैं, ये बहुत दूर है न्यूक्लियस से, तो इनका अट्रैक्शन कम है, इसीलिए इसको पुअर शील्ड बोलेंगे या पुअर स्क्रीन बोलेंगे, ठीक है। टूटी हुई खिड़की, ठीक है, कैसा विंडो है डी और एफ का, टूटा हुआ है, तो लाइट आराम से क्रॉस कर जाएगी। और पी और एफ जो है, जो एस और पी है वो क्या है, न्यूक्लियस के बहुत ही पास है। अगर पी को भी मैं बोलूँ तो फिर भी थोड़ा दूर है क्योंकि उसका डम्बल टाइप का शेप होता है, लेकिन एस जो है वो न्यूक्लियस के बहुत पास रहता है, इजीली पेनिट्रेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसका शेप स्फेरिकल है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो रीज़न ये है कि उसका शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है। जबकि आप देखते हो ये एस है, इसका शेप आप कैसे बनाते हो, गोल, स्फेरिकल। पी का कैसा बना लेते हैं हम, डम्बल बनाते हैं, डबल डम्बल एंड सो ऑन। इसके सिर्फ शेप के वजह से ये जो शेप बना है डबल डम्बल, इसीलिए इसकी जो दूरी है न्यूक्लियस से, ये देखो इसकी दूरी क्या है, ज़्यादा हो जाती है, और इसका शेप जो है पूरा पूरा स्फेरिकल है, कोई दिक्कत नहीं, आराम से इलेक्ट्रॉन पेनिट्रेट करते हैं, न्यूक्लियस के बहुत पास है, तो इनका अट्रैक्शन न्यूक्लियस से बहुत ज़्यादा रहता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। Arrange the following electron shell from largest to smallest shielding। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या अरेंज करना है, हमको शेल्स को अरेंज करना है स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सॉरी क्या गड़बड़ पड़ रही है, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, 3p है, 3s है, 3d है, ठीक है।
तो सबसे लार्जेस्ट को, जो सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट शील्डिंग शो करेगा उसको पहले आना चाहिए, फिर उससे कम, फिर उससे कम, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि न्यूक्लियस के पास कौन होता है, न्यूक्लियस के पास होता है S। तो सबसे ज़्यादा शील्डिंग कौन शो करेगा, 3S, फिर 3P, फिर 3D। इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई एन इलेक्ट्रॉन in the 2p orbital has higher energy than an electron in the 2s orbital। ये क्वेश्चन एक साथ आ गया है तो कंफ्यूज नहीं होना है, रीड तो आपको इसी तरीके से करना है इन दिस फॉर्म। एक्सप्लेन व्हाई एन इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल हैज हायर एनर्जी देन द इलेक्ट्रॉन इन 2s ऑर्बिटल। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो 2p ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी हायर है, ज़्यादा होती है 2s वाले ऑर्बिटल से, तो ऐसा क्यों होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछ लिया कि 2s, 2p और 2s। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2p जो है, 2p ऑर्बिटल जो है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, जबकि जो 2s है उनकी एनर्जी कम होती है, जो कि अभी हम इतनी देर से पढ़े आ रहे हैं कि 2s तो न्यूक्लियस के पास होता है, लेकिन बात एनर्जी की हो रही है, अट्रैक्शन की नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब सुनो कि जो 2p ऑर्बिटल है वो न्यूक्लियस से क्या है, दूर है, ठीक है। दूर होने की वजह से तो 2p जो है वो न्यूक्लियस से क्या है, दूर है। अब दूर है न्यूक्लियस से तो उसका जो अट्रैक्शन है 2p का न्यूक्लियस की तरफ वो कम होगा, और उसका जब अट्रैक्शन कम होगा तो उसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो आपको इस टर्म में इसको याद रखना, 2p दूर है इसीलिए। तो इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल एक्सपीरियंस लेस अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई इट्स एनर्जी इज मोर एज कंपेयर टू 2s ऑर्बिटल। सारे ऑप्शन को आ जाए दो, फिर उसके बाद अपन डिस्कस करते हैं सेकंड वन यानी इज द थर्ड वन। ऑप्शन देते हैं तो ठीक है, और नहीं देते हैं तो स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन ए वाला कि इलेक्ट्रॉन इन द 2p ऑर्बिटल एक्सपीरियंसेस लेस अट्रैक्शन टू द न्यूक्लियस, ये तो हमको पता है कि न्यूक्लियस से लेस अट्रैक्शन रहेगा 2p ऑर्बिटल का, ठीक है। अब इन दोनों की बात करते हैं। द डीजेनरेट 2p ऑर्बिटल्स एड अप टुगेदर टू इंक्रीज द एनर्जी, ऐसा होता नहीं है कि इलेक्ट्रॉन ऐड होते जा रहे हैं ताकि एनर्जी बढ़ जाए, ये तो पूरा गलत है। और तीसरा क्या है, द 2p ऑर्बिटल हैज मोर एंगुलर कॉन्ट्रीब्यूशन देन 2s ऑर्बिटल, ये भी कोई बात ही नहीं है, कुछ भी इससे रिलेशन नहीं है इस आंसर का। तो अट्रैक्शन की बात यहाँ पर सही होती है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज arrange SPD subshell of the shell in the increasing order of their effective nuclear charge, that effective experienced by the electron present in them। कौन कौन से प्रेजेंट है, S, P एंड D, ठीक, तीन दिए हैं, एक S दिया है, एक P दिया है, एक D दिया है। इसको अपन को इंक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, ठीक है। ऑफ देयर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन देम। इंक्रीजिंग मतलब पहले सबसे छोटा आएगा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा, तो डी आएगा, पी आएगा, ऐसा आएगा। या मैं ऐसा कह लूँ सिंपल से, उसको उल्टा कर दूँ मैं, तो सबसे ज़्यादा इसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो किसका होगा, एस का होगा, फिर पी का होगा, फिर डी का होगा। एस ऑर्बिटल शील्ड्स द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस मोर, ज़्यादा अच्छे से शील्ड करता है, ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस के बहुत पास है। देन द पी ऑर्बिटल शील्ड्स इन द डी। ये तो बहुत ही सिंपल सा आंसर हो गया, आराम से आप बता सकते हो। अगर मैं पूछूँ आपसे, मैं कॉन्फिग्रेशन लिखूँ 1s to 2s2, तो 1s जो है वो फिर से एक शील्ड हो गया किसके बीच में, 2s के बीच में, तो 1s ज़्यादा पास हो गया न्यूक्लियस के, ठीक। तो जो जितना पास रहेगा वो उतना ज़्यादा शील्ड करके रखेगा, ठीक है, दूसरे वाले को। मतलब 2s को किसने शील्ड किया है, 1s ने। अब 1s to 2s2 2p पे चले जाओ, 2p को किसने शील्ड करके रखा है, उसके पहले जितने भी होंगे 1s ने और 2s ने, ऐसे करके, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स बताना। एनर्जी इज टेकन इन मतलब यूज्ड, ठीक है, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव फ्रॉम अ न्यूट्रल एटम। यहाँ पे ये बोल रहा है बट गिवन ऑफ व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज पॉजिटिव। क्वेश्चन को क्या बोल रहे हैं फिर से पढ़ते हैं ध्यानपूर्वक। एनर्जी इज टेकन इन व्हेन इलेक्ट्रॉन इज रिमूव, जब आप इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हो किसी भी एक न्यूट्रल एटम से, किसको निकालना है, इलेक्ट्रॉन को, एक न्यूट्रल एटम स्टेबल सा, ठीक है। बट गिवन ऑफ मतलब एनर्जी इज रिलीज्ड, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो गई, यहाँ पे रिलीज हो गई, एनर्जी इज रिलीज। एनर्जी रिलीज होती है जब इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू अ न्यूट्रल एटम बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज पॉजिटिव। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है सीधे सीधे से। जब भी
न्यूट्रल एटम जो रहेगा उसमें से अगर आपको इलेक्ट्रॉन को निकालना है तो आपको बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्टेबल स्टेट, ठीक। तो एनर्जी इज टेकन इन, इसीलिए हमको एनर्जी की ज़रूरत होती है, टेकन इन, ठीक। तो ये स्टेटमेंट पूछ रहा था सही है कि गलत, तो बिल्कुल सही है। 2-3 बार इसको फिर पढ़ो, आपको कोई भी कंफ्यूजन होगा यू कैन आस्क। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ द एनर्जी डिफरेंस फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 4s 4p 4d ऑर्बिटल। अब भी आप बता दोगे एनर्जी डिफरेंस का कारण क्या है। पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इलेक्ट्रॉन शील्ड, डिजेनरेट ऑर्बिटल और स्पिन क्वांटम नंबर। सामने सामने आंसर है। यहाँ पे बोल रहा है कि जो 4s 4p 4d ऑर्बिटल हैं इनके बीच में जो एनर्जी का अंतर आ रहा है, ये डिफरेंस आ रहा है, उसको क्या कारण है। तो देखो, एक पहली चीज कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आंसर हो ही नहीं सकता क्योंकि सारों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, 4s 4p 4d, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मतलब जो शेल के आगे लगे रहते हैं, चाहे 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, उसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। अब यहाँ पे है डीजेनरेट ऑर्बिट, डीजेनरेट का मतलब होता है सेम, तो डीजेनरेट ऑर्बिटल की बात नहीं, सेम तो है नहीं, अलग अलग है, एस अलग है, पी अलग है, डी अलग है। स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर की भी बात नहीं हो रही है, ठीक है। स्पिन क्वांटम नंबर अपन को क्या बताता है, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, तो स्पिन क्वांटम नंबर भी नहीं आता है। इलेक्ट्रॉन शील्डिंग आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन शील्ड बच गया। तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है उसका कारण ही क्या है, इलेक्ट्रॉन के शील्ड, क्योंकि भाई देखो डी जो है उसको किसने शील्ड करके रखा, पी ने, पी को किसने, जो पी जो है वो किसके थ्रू शील्ड है, एस के थ्रू है। तो इनर कोर से शुरू हो जा, मतलब कि कंफ्यूजन है तो जैसे ये न्यूक्लियस बना है, ठीक है, ये बन गया एक शेल, ठीक है, इसको हमने एस मान लिए, जनरली बना रही हूँ, ये हो गया पी, ठीक है, और ये हो गया सबसे बाहर वाला बन गया मान लो, तो एस पी और डी, ठीक है, 3 बने हैं यहाँ पर। और ये जो डी है, डी जो है वो किससे शील्डेड है, पी से शील्डेड है, ठीक है। डी जो है वो न्यूक्लियस तक क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि ये दोनों बैठे हैं, एस और पी बैठे हैं, तो ये दोनों यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, शील्ड या स्क्रीनिंग का काम कर रहे हैं। तो ये और आंसर इज गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन शील्ड। अब ये क्वेश्चन आपके लिए, ये होमवर्क है आपका, ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस। देखो, एन ऑल्टरनेट फॉर्मूला टू कैलकुलेट जेड इफेक्टिव, जेड इफेक्टिव को हम इस फॉर्मूले के थ्रू, इस फॉर्मूले के थ्रू भी हम जेड इफेक्टिव निकाल सकते हैं। जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू रूट ओवर आई ई, आयनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं इसको, एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो वैल्यू है वो रहेगी, उसको बदलना नहीं है। क्वेश्चन पढ़िए आप क्या है, वेयर ई इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द न्यूट्रल एटम and n is the principal quantum number of the highest energy, calculate the z effective for, इसके लिए z effective निकालना है, मैग्नीशियम, ठीक है, एंड फ्लोरीन, यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को यूज करके आपको z इफेक्टिव निकालना है, किस किस के लिए, मैग्नीशियम के लिए और फ्लोरीन के लिए, ठीक है। आंसर जो है मैं आपको बता दे रही हूँ कि z इफेक्टिव मैग्नीशियम का आएगा 2.25, ठीक इसी फॉर्मूले में पुट करके आप देखो, ठीक है। और इसका जो है z इफेक्टिव फ्लोरीन का वो आएगा 2.26, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि 17th ग्रुप है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होगा, बाहर वाले शेल से कंसिडर करके करिए, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन को करने में आपको कोई भी कंफ्यूजन हो रहा हो तो यू कैन कमेंट मी, देन आई विल एक्सप्लेन यू, बट आपको ये अलग खुद ट्राई करना है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, पूरा फॉर्मूले में पुट कर देना, आई ई की वैल्यू दिया है यहाँ पे पुट करना है, बस आपको अब ये एन में दिमाग लगाना है कि एन में हमें क्या पुट करना। मैंने आपको क्लू दे दिया है ये कौन से ग्रुप का है, कौन से पीरियड का है, अब आपको उसके अनुसार इसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लगाना है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे चलता है कि कौन से पीरियड में है ये, ठीक है, सेकंड पीरियड में है तो सेकंड होगा, थर्ड में है तो थर्ड में होगा। तो आप देखो कि फ्लोरीन कौन से पीरियड में है तो वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा, और मैग्नीशियम कौन से पीरियड में है तो वो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगा। आई ई की वैल्यू दी हुई है, एन की वैल्यू बस पुट करना है और रूट ओवर निकाल देना है, ठीक। अगर ये दोनों आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर गलत है, फिर प्रैक्टिस करिएगा, बट आंसर आपका यही आना है। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।